नमस्कार बच्चों, मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ये थर्ड सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट बेसिक ऑफ सर्वेइंग या बेसिक सर्वेइंग कहें इसको, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपका पूरा जो बेसिक सर्वेइंग में टोटल क्या है, कितना है, कैसे, वो सारा डिस्कस करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या पार्ट होगा या भविष्य में आपके ज्यादा काम कर कौन सा पार्ट आने वाला। तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सर्वेइंग को पहले आप मतलब मान के चलता हूं मैं कि आपको कुछ नहीं जानते। तो बेटा जब एक टर्म आता है मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो और डिटेल में तो बताऊंगा, लेकिन आज सिलेबस का जो जो टॉपिक आपके दिए हैं उनके ओवरव्यू से पहले आप एक चीज समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं और वो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि आपका जो शहर है उसका नाम सोचिए और मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूं कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या कोई भी आपका शहर हो और मैं आपसे तुरंत पूछ रहा हूं बताइए आपका शहर कैसा दिखता है। आपको अपना शहर कैसा दिखता है मालूम है? तो आप कहेंगे कि हो सकता है कुछ लोग अपने शहर का नक्शा दे, जैसे भारत का भी मैं पूछूं तो तुरंत आप कहेंगे भारत ऐसा दिखता है। उत्तर प्रदेश तुरंत आपको हल्का हल्का याद आएगा कि हमने देखा है नक्शा ऐसा दिखता है। तो आपका शहर कैसा दिखता है ये आप बता सकते हैं। हो सकता है आप गूगल करें और आप देख लें कि कैसा दिखता है, लेकिन बेटा गूगल के पास वो डाटा कहां से आया? गूगल ने कैसे बताया कि भारत ऐसा दिखता है? तो उसके लिए हम और आप जैसा कोई इंजीनियर रहा होगा जिसने सर्वे किया होगा और उसकी एग्जैक्ट जो साइज है, जो शेप, उसको डिफाइन किया होगा। यानी हर पॉइंट भारत के नक्शे में एक एक बिंदु जो उसकी बाउंड्री पे है, तो क्या क्या ऊपर से देखेंगे जाके पृथ्वी को तो कहीं भारत दिखेगा? ऐसा नहीं है। आप ऊपर से, इसीलिए आप नक्शा जब अभी इंजीनियर्स लोग हैं, इसमें कई लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे, तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो नक्शा होता है ना वो कई तरीके का होता है। जनरली आप दो तरह का मैप जानते हैं, एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है? वो मैप जो फिजिकल मैप जो होती है उसमें बाउंड्रीज नहीं होती है, क्योंकि बाउंड्रीज भगवान ने तो बनाई नहीं है, बाउंड्रीज कोई सेट तो किया नहीं है। ये तो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो दल हैं, जो देश हैं, जो हमारा, उन्होंने बताया ना कि हमारा भारत यहां तक है। अब भारत के उधर नेपाल है, भारत के उधर भूटान है, भारत के उधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन उनकी बाउंड्री तो कोई बैरियर तो हमने बनाया है। प्रकृति ने तो कोई बैरियर बनाया नहीं कि यहां के बाद भारत खत्म। हमने बनाया, हमने, हमारे लोगों ने बनाया। तो इसका मतलब हुआ कि भारत ऊपर से देखने में इस तरह का नहीं दिखेगा। हाँ, अगर कोई प्राकृतिक में बदलाव दिखना होगा तो भारत दिखेगा। यानी कि नक्शा जो बनाया जाता है बेटा, वो एक बाउंड्री के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम नक्शे के अंदर दिखाते हैं। तो पूरा सर्वे का जो उद्देश्य होता है, वैसे सर्वे अगर एक जनरल वर्ड में हम लोग बात किया जाए, एक जनरल वर्ड में अगर सर्वे शब्द का यूज किया जाए, सर्वे शब्द का एक जनरल वर्ड में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है, हिंदी में कहें तो सर्वेक्षण कहते हैं, हिंदी में तो इसको सर्वेक्षण कहते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जनरल वर्ड का मतलब होता है कि कहीं भी, तो आप सुने होंगे कभी कभी जनगणना होती है, सेंसस जब निकाला जाता है तब भी सर्वे किया जाता है। और सर्वे विभिन्न कामों में किया जाता है, विभिन्न जगहों पे, हर काम के लिए। आपको यह जानना है कि मतलब आपके शहर में नदी नाले का सिस्टम क्या है तो एक सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जनसंख्या कितनी है तो सर्वे कर लीजिए। सर्वे का मतलब जनरली तो होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना। सर्वे का मतलब क्या होता है? आंकड़ों को इकट्ठा करना। एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्वे का मतलब होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना। लेकिन जैसे ही हम आते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो सर्वे करते हैं, तब हम लोग जो सर्वे की परिभाषा बोलते हैं उसमें, यानी अब परिभाषा बदलती कैसे है? स्पेसिफिक, यानी जब हम बात करते हैं किसकी? इंजीनियरिंग सर्वे की, ठीक है ना? क्या? इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे, जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों का सर्वे करते हैं, यानी जो उनका पुरातत्व सर्वेक्षण उसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजी का नाम आप सुने होंगे। तो सर्वेक्षण कई टाइप के हैं जहां भी ऑब्जर्वेशन का काम होता है, यानी सर्वे का मतलब है ऑब्जर्वेशन। सर्वे का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, यानी देखना, ऑब्जर्वेशन
एंड मैं बोलूं तो कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, यही जो मैं हिंदी में यहां लिखा हूं उसका मतलब यही है, कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी आप किसी भी विशेष काम के लिए यदि डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं किसी क्षेत्र के, तो इसका मतलब आप सर्वे कर। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग से जुड़े किसी काम के लिए सर्वे का डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। जब आपके सिलेबस में नाम दिया गया बेसिक ऑफ सर्वेइंग, तो इसका मतलब यही था कि आप इंजीनियरिंग सर्वे के बेसिक के बारे में जानने वाले। इंजीनियरिंग सर्वे कहता है इसकी बेसिक जो इसका मतलब इसकी परिभाषा, जनरल सर्वे मतलब ये हुआ। सर्वे का हिंदी मतलब होता है सर्वेक्षण। सर्वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण। और जब हम यही बात कहते हैं कि इंजीनियरिंग सर्वे, यानी यदि हमें कोई काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और तब हम सर्वे कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। और जो आप सर्वे सुन रहे हैं अपनी किताबों में सीनियर से, टीचर से, इसका मतलब आपका इंजीनियरिंग सर्वे से ही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्वे की परिभाषा क्या है। यानी हम लोग इसमें तो ये करते हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे लेकिन डाटा कुछ स्पेशल इकट्ठा करेंगे। और वो डाटा क्या होगा? तो कहते हैं इंजीनियरिंग सर्वे को कि इंजीनियरिंग सर्वेइंग या इंजीनियरिंग सर्वे इज एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ, बिलो द अर्थ और ओवर द अर्थ सरफेस बाय टेकिंग हॉरिजेंटल, एंगुलर, बाय टेकिंग वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डिस्टेंस मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट। यानी यदि हम लोग बात करें क्या कि सर्वेइंग इज एन आर्ट, यानी सर्वेक्षण एक कला है, टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट, जिसमें हम बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करते हैं बाय टेकिंग डिस्टेंस, बाय टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल, यानी दूरियों और कोणों का माप लेकर के। यानी दूरी और कोण का मापन करके बिंदुओं की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना सर्वेक्षण कहलाता है। यानी कहेंगे सर बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति क्यों बतानी है? मैं आपसे यदि बोलूं कि इस समय कि आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि लखनऊ कहां है, तो मान लीजिए लखनऊ को एज ए पॉइंट मानिए कि यहां लखनऊ माना गया नक्शे में। मैं पूछूं लखनऊ कहां है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे 200 किलोमीटर है। तो पूछेंगे कहां से? लखनऊ हर जगह से 200 किलोमीटर नहीं। आपको दो बिंदुओं के बीच जब तक सापेक्षिक स्थिति नहीं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट कहां है, यदि वो नहीं पता चला तो आप सही से उन दोनों बिंदुओं को नक्शे पर उतार नहीं पाएंगे। असल में हम करते क्या है, सर्वे में, पूरे सर्वे में हम हर बिंदु की एक दूसरे से दूरी और एंगल पता करके, अब चूंकि मैंने कहा कि चलो लखनऊ 200 है, लेकिन यहां से अगर 200 जाए लखनऊ मिल जाए तो यहां भी तो 200 जा सकते हैं, यहां भी तो 200 जा सकते हैं। यानी मैं आपसे कह दूं कि केवल डिस्टेंस मेजरमेंट से काम नहीं बनेगा। मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। डिस्टेंस मेजरमेंट से केवल काम नहीं बनेगा, बल्कि एंगुलर मेजरमेंट भी लेना पड़ेगा। एंगुलर मेजरमेंट भी लेना पड़ेगा। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, पूरे सर्वे में, छोटी सी बात, पूरे सर्वे में अगर बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन पता है, जैसे रिलेटिव पोजीशन पता होने का मतलब संदर्भित स्थिति, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कहां है, इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, यानी सापेक्षिक स्थिति बोलते हैं कि ये यहां होगा तो ये यहां होगा। यानी लखनऊ कोई पहुंच गया तो हम उसको 200 किलोमीटर दूर इलाहाबाद पहुंचा सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? यानी कि मेरा कहने का सीधा अर्थ है यहां पे कि सर्वेइंग में हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति पता करते हैं, फिर उनको, उन्हीं स्थिति को कागज पे बना के एक नक्शा तैयार करते हैं। यानी सर्वेइंग का मुख्य उद्देश्य बेटा जमीन पर स्थित बिंदुओं को कागज पे उतारना। भारत के हर इस जगह पर तुमने देखा होगा, पूरी भारत की बाउंड्री पर जगह जगह पर खूंटियां धंसा के बॉर्डर बनाया गया होगा। उन बॉर्डर में एक एक पॉइंट एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर और कितने कितने एंगल पे हैं, उनको प्लॉट किया गया होगा कागज पे एक एक पॉइंट को, और तब बना होगा भारत का नक्शा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये छोटा काम नहीं था बेटा, इसमें बड़ा टेढ़ी खीर है। आपको दूर से देखने में लगेगा बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अपने गांव का नक्शा बना के हमको बताइए। अगर आपको लग रहा है बहुत इजी है, तो गांव का नक्शा आपने बना के दिखाइए, एग्जैक्ट वैसा जैसा फोटो लेने पर गांव आपका ऊपर से दिखेगा, वैसा ही बना के दिखाइए मुझे।
इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ी और मशीनों की जरूरत पड़ी। इन्हीं मशीनों का मैं कुछ दिनों पहले फोटो वगैरह भी डाला था। तो आप ये सोचते होंगे कि अरे हम भी तो ऐसे देखे हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं लोग, पता नहीं क्या। उसको देखने से काम हो जाएगा। चाहे आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, चाहे टोटल स्टेशन का यूज करें, चाहे थियोडोलाइट का यूज करें, ये सब सर्वेइंग में डाटा कलेक्शन में काम करने वाली मशीनें हैं। डाटा कलेक्ट करना आसान है, आप मशीन से रीडिंग देख लिए। उस रीडिंग का क्या करना है? आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर का नाम ऑटो कैड। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर का नाम ऑटो कैड, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है वो यदि आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो आपने सुना होगा उससे नक्शे बनाए जाते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में उसकी जानकारी देनी चाहिए थी कॉलेज में, अगर नहीं दी गई तो ये चीज जान लीजिए, जो ड्राइंग आप बनाते हैं पेन पेंसिल से, उसको आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं ऑटो कैड के माध्यम से। ऑटो कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसपे आप डिजाइनिंग कर सकते थे, लेकिन जो टोटल स्टेशन से रीडिंग ली जाती है, टोटल स्टेशन के आंकड़ों को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऑटोकैड के अंदर डालना और दोनों को आंकड़ों को मिला के फटाक से नक्शा तैयार कर देना, ये चीज जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी तक आपको मैं बता दूं, आपके कॉलेज में या ज्यादातर जगहों पे ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। क्यों? रीजन यह है कि कोई जानता ही नहीं। इस समय जो एडवांस मशीनें हैं वो कंप्यूटर के साथ अटैच रह रही हैं, आपको नक्शा हाथ से भी नहीं खींचना पड़ रहा है, मशीन में भी नक्शा, खाली डाटा डालिए नक्शा बन के अपने आप आ जा रहा है। तो ये सारा खेल था सर्वेइंग का, जबरदस्त खेल था। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप एक, मतलब मैं कह रहा हूं, यकीन दिलाता हूं आपको, आप एक सफल इंजीनियर बनेंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटेक्निक करने वालों का अरे यार बेकार हाल है। सबको हाल तो हर विभाग में बेकार है। कोई भी पढ़ाई आप कर लीजिए, कंपटीशन के बिना आप आगे नहीं चले जाएंगे। कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, आप कंपटीशन के बिना आगे नहीं जा सकते। लेकिन आप नॉलेज को इकट्ठा नहीं किए, आप सीखने की कोशिश नहीं किए, आप वही पुरानी चीजों पे घिरे रह गए, तो फिर कैसे सीख पाएंगे? और एक चीज मैं बता दूं, कोई भी नया चीज सीखते समय दिमाग को प्रेशर पड़ता है, इसलिए दिमाग को खोलना। जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने जाऊंगा ना, तो केवल थ्योरी नहीं, जो एडवांस चीजें हैं मैं उनको रिलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये होता है। और इसमें सब कुछ, इसका अभी सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग आप पढ़ेंगे, एक एडवांस सर्वेइंग भी आएगा आपके अगले सेमेस्टर में। एडवांस सर्वेइंग पढ़ाया जाएगा। एडवांस सर्वेइंग में इस बार बड़ा अच्छा मैं सिलेबस में देखा, काफी नई नई चीजें ऐड की गई हैं जो पहले नहीं थी। तो आप खुशनसीब हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को और देखने को मिल रही। तो अगला जो आपका एडवांस सर्वे होगा, ये तो बेसिक सर्वे होगा, एडवांस सर्वे में इनका यूज होगा, फिर अगर फर्दर मशीनों का यूज होगा। तो आप बताइए मेरे हिसाब से, जब आप आंकड़ों को इकट्ठा, मैंने बार बार, अपने उद्देश्य से मत भटकिएगा, आंकड़ों को इकट्ठा ही करना है जब हमको सर्वे में, और उसी से हमको नक्शा बनाना है। याद रखिएगा नक्शा बनाना है, याद रखिएगा नक्शा बनाना है, क्योंकि आप सर्वे से कोई भी आंकड़ा इकट्ठा करें, अंततः आपको नक्शा ही बनाना पड़ेगा। नक्शे क्या मतलब, ये मत समझिएगा कि केवल प्लान। कई बार आपको एलिवेशन में भी नक्शा बनाना पड़ता है, कई बार आपको एल सेक्शन भी ड्रॉ करना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन भी ड्रॉ करना पड़ता है। तो अंततः किसी न किसी क्षेत्र की आकृति को आपको नक्शे पर बनाना पड़ेगा, इस चीज को भूलिएगा मत। तो इन सारे चीजों को करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको कागज पे उतारना, इसके लिए शुरुआत से कोई ना कोई तरीका तो अपनाया गया होगा। उन तरीकों को ही पढ़ना है, और उसी लिए आपको बेसिक चीजें, इसका पूरा सिलेबस उसी तरह से डिजाइन किया गया, मैं आपको दिखाता हूं। तो सर्वेइंग में आंकड़ों को इकट्ठा करके कागज पर उतारने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई। उसके पहले आपको बेसिक मैथ्स का जानकारी होना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्योमेट्री वाले मैथ की जरूरत पड़ेगी। और मैं काम भर का यही आपको सिखा भी दूंगा। जितना मैथ है तभी तक आप पढ़े होंगे ना, आपका मैंने मैकेनिक्स में भी बोला था हिल जाएगा, और हिला होगा। याद कर लीजिए कि आपका सारा मैथमेटिक्स जो पढ़े थे आप, वो हिल गया होगा जब मैकेनिक्स में मैं डेरिवेशन करा रहा था। इसलिए मैं बेसिक यहां पर आपको काम भर की चीजें बताऊंगा, और उसको न सिर्फ देखो, मैं कठिन मैथ वाली बात नहीं कर रहा हूं, इजी मैथ चाहिए, लेकिन उसका यूज कहां करना है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप इजी मैथ का यूज करना नहीं जानते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूज सिंपल मैथ चाहिए, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए कि अब यहां ये लगा देंगे तो हो जाए। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सर्वेइंग में मैंने बोला आंकड़ों को इकट्ठा करना है, और उन आंकड़ों से कोई ना कोई फील्ड का शेप बनाना है, आकृति बनानी।
तो उसके लिए जो व्यवस्था है, तो पहले तो हमको ये सारी चीजें, पहला देखो यूनिट फर्स्ट जो तुम्हारा है यहाँ पे सिलेबस में मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट जो है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, यानी सर्वे का पूरा ओवरव्यू, जो अभी मैं हल्का सा दिया हूं ना ओवरव्यू ही था, ये बोल रहा है पहले यूनिट में कि ओवरव्यू दीजिए। आपका जो ये सिलेबस बोर्ड से आया बेटा, इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में सिलेबस आया है, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो दिया हुआ आपके बोर्ड से सिलेबस आया वो इस तरह लिखा हुआ। तो मैं एक एक चीज समझा दे रहा हूं आपको। पहले यूनिट में आपको ओवरव्यू, यानी जो मैं अभी हल्का हल्का बता रहा था उसी को ओवरव्यू कहते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं बकवास कर रहे हैं, पढ़ाते क्यों नहीं है, वो बकवास नहीं था, जो पढ़ा रहा था उसी को बोलते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे को करने के लिए कई भागों में बांट दिया गया। अब सर्वे में पहले ओवरव्यू में क्या है, पर्पज क्या है और यूज क्या है, तो मैंने अभी पर्पज बताया कि उद्देश्य क्या है, नक्शा बनाना। तो अभी मैं पर्पज में ये चीज लिखवाऊंगा, नोट्स में भी दूंगा। सर्वे में पहला पॉइंट बोला है पर्पज एंड यूज, क्या यूज है सर्वे का और क्या उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब क्या करना है, तो मैं बताया आंकड़ों को इकट्ठा करके उनको कागज पे ले आना, यही हमारा उद्देश्य है। और उससे कोई ना कोई फायदा होगा। क्यों, आप कहेंगे सर नक्शा क्यों बनाए, खाली नक्शा जानने के लिए? नहीं बेटा, जब तुम नक्शा बना लोगे तो तुम नक्शा बनाते हो, जब मान लो ये किसी जगह का ऐसे नक्शा बन के आ गया हमारे, ठीक है ना, और इसको हमने बना लिया अच्छे से, इस नक्शे में सारी जरूरी चीजों को दिखाना है कि कहाँ पेड़ है, कहाँ तालाब है, कहाँ से ऐसे रेलवे लाइन गुजरी हुई है, कहाँ पे नदी गया है, सब कुछ उस नक्शे में दिखाना पड़ता है। तब तुम देखते हो कि अच्छा मंत्री जी आए, इस गांव में एक सड़क का निर्माण किया जाना है, सड़क कहां से होके जानी चाहिए, तो नक्शा ऐसे खड़ा होके अपने गांव में तुम बता दोगे? अभी तुम देखे होगे कि अचानक से कहीं पर खुदाई शुरू हो जाती है और कुछ दिन बाद देखते हो वहां ब्रिज बन गया, तो तुमको लगता होगा कि यहाँ क्यों ब्रिज की जरूरत है, वहीं बनता है। कारण, क्योंकि वो लोग नक्शा बैठ के अच्छे से देखते हैं कि कहां से कनेक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे और सबसे ज्यादा फायदा मिल पाएगा। यानी नक्शा एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी नए निर्माण कार्य का सही तरीके से होना बहुत आसान हो जाता है। कहीं से भी आप नहीं शुरू कर सकते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस की जरूरत होती है। जब मैं हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, टनल पढ़ाऊंगा, आपको सुरंग वाला इंजीनियरिंग या जितने भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, जब वो पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि नक्शे की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए सबसे पहले तो नक्शा ही चाहिए, तो सर्वे करना पड़ेगा। इसीलिए थर्ड सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पहला सब्जेक्ट जो है वो सर्वे कर दिया गया और वो बहुत बढ़िया काम किया। सर्वे के बिना कोई भी नया निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? और सर्वे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मतलब मैं आपको फील करा दूंगा इस क्लास को खत्म होते होते, मतलब इस सब्जेक्ट को खत्म होते होते कि आपने क्या सीखा, अपने अंदर आप पैदा कर लेंगे। सर्वे करना, देख करके चीजों को अंदाजा लगाने लगेंगे कि ये होगा। आपको लगता हो कि जादू जैसी कोई चीज, जादू कुछ नहीं होता, इंजीनियरिंग होती है सारा। फलाने जगह पर, एक जगह पर पता चलता था कि रोड पर वहां रात में भूत आता है, उस समय जो गाड़ी से जला है सबको गाड़ियां खींच लेता है, एक्सीडेंट करा देता है। वहां पे ऊपरी कारण है, कुछ नहीं होता है, डिजाइन गड़बड़ होता है, बताऊंगा अभी सब उसका रीजन क्या होता है। तो सर्वे का पर्पज और यूज, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्वे, यानी सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब अभी समझेंगे हम लोग कि कैसे कैसे किया गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, कोई भी सर्वे करने में मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। उसके बाद स्केल्स के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ताकि आप नक्शे को बनाते हैं तो आरएफ का नाम सुने होंगे ना, अभी नहीं सुने होंगे हो सकता है, या स्केल में सुने होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपने सुना होगा निरूपक भिन्न के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर अब यूज होगा। आपने पहले ड्राइंग पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है, उसी का यूज करके आज हम लोग इसको बनाएंगे, मतलब पूरा इसको समझेंगे। तो ये तो था सर्वे का बेसिक, जो मैं ओवरव्यू वाली बात कर रहा हूं। ये सब सर्वे कोई भी करना हो आपको इतना जानना पड़ेगा। ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में आपको चेन सर्वे पढ़ना है, यानी टेप और फीते की मदद से जब सर्वे किया जाता है तो उसको चेन सर्वे कहते हैं। केवल इसमें टेप और एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिए जाते हैं, केवल आप लीनियर मेजरमेंट लेके ही काम करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फिर बहुत ज्यादा लीनियर मेजरमेंट लेनी पड़ जाती है। जो काम बहुत आसान था वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन जब नई नई मशीनें नहीं बनी थी तो सबसे शुरुआती सर्वे यही चेन सर्वे था, जिससे सारे काम होते। बात समझ आ रही? तो ये सर्वे सबसे सटीक था, सटीक नहीं कहेंगे, मतलब उस समय के लिए सटीक था। और इसके अपने कुछ फायदे थे कि ग्राउंड लेवल पर सर्वेयर जा जा करके एक एक चीज को समझ लेता था।
एक एक चीज को समझता था। लिमिटेशन बहुत सारे थे, हर जगह नहीं किया, दलदल है, कचड़ा है, वहां दूरी कैसे नापेंगे अंदर घुस के, उन जगहों पर भी ये दिक्कत करता था, तो अल्टरनेटिव निकाले जाते थे उसके। तो वो सब मैं पढ़ाऊंगा। चेन सर्वे काफी लंबी यूनिट है, जिसमें आपका चेन क्या होती है, चेन के साथ रेंजिंग रॉड क्या होती है, तमाम दुनिया भर की चीजें, उसमें एरर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ऑफसेट्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल साइन क्या यूज होते हैं, सर्वेयर आपस में बात कैसे करते हैं हाथ की मदद से, ये सारी चीजें चेन सर्वे के अंदर बताई जाती है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? तो चेन सर्वेइंग में चेन, चेन मतलब होती है जरीब, इसको हिंदी में बोलते हैं। जरीब का प्रयोग करके पूरा सर्वेक्षण का काम किया जाता है, उसको कहते हैं लोग चेन सर्वे। दूसरा यूनिट है कंपास, यानी जब थोड़ा चेन के काम को आसान बनाना। लोग कहेंगे दोनों अलग अलग है, बेटा कुछ नहीं, पूरा सर्वे एक है। मैं कह रहा हूं कंपास एक छोटा सा उपकरण आके जुड़ गया तो चेन का काम थोड़ा आसान हो गया। चेन के काम को आसान बनाने के लिए उसके साथ जुड़ा कंपास, जिसने उसके काम को आसान बनाया। अब हम लोग नक्शा थोड़ा तेज बना सकते थे, क्योंकि फील्ड में ज्यादा लीनियर में, क्योंकि एक एक दूरी मापने में ना, 1 किलोमीटर की दूरी नापनी है, फीता फैला फैला कितना समय लगेगा। कंपास में उस काम को थोड़ा सा आसान कर दिया गया ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में थोड़ी कमी कर दी गई, जिससे सर्वे का काम फास्ट हो गया। समझ गए बात को? तीसरा यूनिट आपका लेबलिंग एंड कंटूरिंग है। ये सब दोनों तो नक्शा बनाने के लिए काम आ रहे थे, लेकिन ये जमीन उबड़ खाबड़ है कि नीचे ऊपर है, आप बताइए। आपके घर के बाहर जो नाली गिरती है, वो नाली का पानी फिर किस नाली में जाके मिलता है, वहीं क्यों जोड़ा गया? तो जमीन कैसे अप डाउन हुई है आप नहीं जान पाएंगे। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता हूं, बताइए गोरखपुर ऊंचा है कि लखनऊ ऊंचा है, या इलाहाबाद ऊंचा है कि लखनऊ ऊंचा है? अगर दोनों में कंपेयर करना हो तो आप तुरंत सोचेंगे अरे यार ये तो मैं सोचा ही नहीं। यानी जो नाला बड़ा बड़ा बना होगा, नदी जो बड़ी बड़ी बनी होगी, वो आखिर नाली आपको वहीं ले जाना। ऊंचा अगर जहां हुआ तो पानी बैक मारने लगे। आपको उबड़ खाबड़ अंडुलेशन यानी ऊंचाइयों का भी पता होना जरूरी है, और ऊंचाइयों को पता करने के लिए एक उपकरण यानी इक्विपमेंट का यूज किया गया, लेवल का, उससे की गई लेवलिंग। लेवलिंग के साथ उसका भाई कंटूरिंग, जो पहले अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे आपस में मिला दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार का सिलेबस देख के, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मजेदार बात यह है कि एक दूसरे की एप्लीकेशन है। ये पढ़ेंगे तो तुरंत इसका पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। आप पहले क्या नुकसान किया था कि लेवलिंग अलग टॉपिक कर दिया था, कंटूरिंग अगले सेमेस्टर में पढ़वाता था। तो ये दोनों को साथ कर दिया, ये बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें। समझ में आ रही बात? तो ये सिलेबस थोड़ा बड़ा जरूर, यानी सर्वे का इस बार का जो सिलेबस है ना, वो आम टीचर जो है, बिना जिनको मतलब जो काम नहीं किए फील्ड में, उनके बस का है भी नहीं। क्योंकि ये कैसे इससे जुड़ा है, ये पहले लोग अलग अलग चैप्टर समझते थे। मैं उसी समय पुरानी वीडियो मेरी देखिएगा, उसी समय बोला हूं कि ये रहना चाहिए तभी ये होगा। रिलेटेबल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि ऊंचाई नीचाई जब तक ना मालूम रहे, तब तक आप जो जमीन पर नाली है, चाहे सीवर है, सीवर समझते हैं ना, वो सारी चीजें, या सप्लाई है, ये सब नहीं जान पाएंगे। इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर कहां, क्यों यहीं पर नहर बनानी है। नहर जब बनती है तो ऊंचाई पे बनाते हैं। नहर और नदी में क्या फर्क होता है? आप नहर और नदी में फर्क सोचे हैं? नहर हमेशा ऊंचाई पे बनाई जाती है ताकि उसका पानी लुढ़क के खेतों तक चला जाए, और जो नदी होती है वो हमेशा डाउन लेवल पे होती है, ताकि नदी नदी में कोई भी चीज जा रही है तो नदी अपने आप बनती है, नेचुरल होती है, नदी कोई बनाता नहीं। नदी एकदम डाउन क्यों रहेगी भाई? पानी है, जहां नीचे पाएगा वहां चला जाएगा। इसलिए नदी हर साल, हर डिकेट्स में अपनी जगह भी बदलती रहती है। नदियों के मेंडरिंग के बारे में आप सुनेंगे, नदियां अपनी जगह बदलती रहती हैं, वो एक जगह नहीं रहती हैं। कहेंगे ये सब फालतू बात कर रहे हैं। इसको पढ़ेंगे आप, बाढ़ में पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पे सारी चीजें। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है ना? अब इसके बाद वाला, अच्छा, इसमें डिटेलिंग जो है चैप्टर में कि कैसे करना है, वो इतना आसान कहानी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया। तो वो डिटेल में मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो आपके हर चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर को छोड़ करके, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके। और लेबलिंग का 10 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स रहता है हर बार, लेवल बुक को मेंटेन करने वाला। मतलब 10 नंबर का न्यूमेरिकल इससे हर बार का फिक्स है, आना ही आना, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूनिट जो आपका है, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, यानी एरिया और वॉल्यूम को कैसे नापते हैं, इसके बारे में आपका ये चैप्टर है।
इसमें केवल जैसे कोई क्षेत्र है उसका एरिया मेजर करना हो। एरिया मेजर करने का मतलब होता है, मैं आपसे अगर बोलूं कि आपके घर के बाहर कोई खुला आंगन हो, बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और इसका असर कई जगह पर पड़े। जैसे आपसे मैं बोलूं एक बड़ा सा तालाब है और वो भरा हुआ है, बताइए उसमें कितना लीटर पानी है। क्यों ये सब करना पड़ता है? आप सुने होंगे हम लोग के पास साल भर तो पानी रहता नहीं है, तो पानी वगैरह हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रोकते हैं, कहीं ना कहीं पानी को रोक लेते हैं किसी डैम में, कि साल भर हमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, उतना पानी हम लोग को साल भर मिलता रहे, तो पानी को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं बांध बना के। तो बाद में कितना ऊंचा पानी भरेगा तो कितना पानी उसके अंदर आएगा वो निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर का वॉल्यूम निकाल। या फिर कहीं पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा है तो उसको भरना पड़ेगा, तो कितनी मिट्टी लगेगी ताकि उस पर कुछ बनाया जा सके। इसके लिए हमको एरिया और वॉल्यूम, कहेंगे सर ये तो मैथ में पढ़े हैं, अरे तुमको फोटो बना के दे दिया गया है, उस फोटो से एरिया निकाले। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल जिंदगी में एरिया ऐसा रहेगा, प्रैक्टिकल जिंदगी में एरिया ऐसा रहेगा, गड्ढा रहेगा, उसमें क्या कैपेसिटी होगी वो सब निकालना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बेसिक सर्वेइंग में ये 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं इसको, और सारे के सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा सारे, अगर बेसिक सर्वे आपका क्लियर है तो एडवांस में आप काफी चीजें जल्दी समझ जाएंगे। इन्हीं कामों को करने के लिए मशीनों का जब प्रयोग करेंगे तो ये काम और आसान हो जाते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए एरिया मापना है, तो एरिया या वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए आपको टेप की भी जरूरत पड़ेगी, लेवल की भी जरूरत पड़ेगी, हर चीज। तो कौन सी मशीन लगाएं कि वो काम जल्दी हो जाए? तो यही एरिया और वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यदि हम लोग एडवांस मशीनों का यूज करेंगे तो वही काम बहुत तेजी से हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपका बेसिक सर्वेइंग का पूरा सिलेबस ओवरव्यू है, जिसमें एक एक चैप्टर के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि ये ऐसा करता है। तो बस एक चीज यहां पे समझिएगा कि एक एक यूनिट को हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, और ना सिर्फ थ्योरी बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग ऐड करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। और इसकी जो क्लासेस हैं आपको पूरा एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी, और थोड़ा कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलती हैं, लेकिन ये क्लासेस जो डिटेल वाली होंगी वो एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन पर आप जानते हैं जो आप नीचे लिखा हुआ है आपको कि आप सिविल टेक सोल्यूशन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें नोट्स मिलेगी, क्लास मिलेगी, आपको मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है आप यदि एक साथ पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक विथ नोट्स, और नोट्स जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल होंगे, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश होगी तो खराब वाली, इंग्लिश भी बढ़िया वाली मिलेगी और हिंदी भी बढ़िया वाली। तो ये सब आप तैयार करके पूरा उसमें अच्छे से पढ़िएगा, और मैं पूरा प्रैक्टिकल भी आपको ऐसा बता दूंगा यहीं से कि आपके पास जैसे ही मशीन मिलेगी आप काम कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और शेयर करते रहिए। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि क्वालिटी नॉलेज आपको मिलेगी कम समय में ज़्यादा। मैं देखता हूँ जो जो लोग 50 क्लास लेते हैं, मैं 50 नहीं लूंगा, 30 क्लास ही लूंगा, और उसी में पूरा कवर होगा, क्योंकि मैं उसमें सारी बातें और जरूरी, मेरा एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, मुझसे पढ़ते समय मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो ऐसे ही मत कहिएगा कि कुछ बोल रहे हैं, सुन, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है, एक एक शब्द जो निकल रहा है वो बहुत जरूरी है। और मैं लिख के मिटाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो एक बार लिख दिया तो 50 बार कंफ्यूजन नहीं, एक बार जो सुनेंगे वो सत्य है, वो लकीर हो जाएगी। बहुत रेयर है कि गलती से मुझसे गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखती है चीजें साफ सुथरी, तो आपको लगता होगा कि सवाल लगाएंगे तो ये आएगा, मैं देख के बता दूंगा क्या आने वाला है, और आप भी वो चीज देखेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।